So as the name suggests, input tax credit. So against the output tax liability, what you can claim is taxes paid on inputs, that is input goods and services. Whatever GST you paid on them, that can be considered as an input tax credit. So because of this ITC, my output tax liability reduces, and that is the best, you can say, concession or discount which is available for the supplier or manufacturer. So if you're a registered person, then you are eligible for input tax credit on goods and services, where you are paying taxes for the inputs for the output services or output goods. अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपको अलग अलग कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा, एंड वो अगर कंडीशंस फुलफिल कर दिया, देन यू आर एलिजिबल फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट. अभी ये पॉइंट तो आपको सब पता रहेगा, इसके लिए आई एम नॉट गोइंग थ्रू दीज पॉइंट्स अगेन, बिकॉज आउटपुट लाइबिलिटी है, जैसे ए का लाइबिलिटी है 24, बी का लाइबिलिटी है 36 एंड ए सप्लाइंग गुड्स टू बी. तो यहाँ पे बी इज द पर्सन एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो 36 में से 24 का वो क्रेडिट ले लेगा, एंड बैलेंस अमाउंट पे उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा. सो 36 minus 24, that is net 12 rupees, is the amount which is required to be paid by the uh, by Mr. B. एंड जीएसटी से क्या होता है, देखो जीएसटी से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, अभी यहाँ पे उन्होंने बाइफिकेशन लिखा है, जो बाइफिकेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था कि अगर वैल्यू एडेड है तो वैल्यू एडेड पे जीएसटी कैसे कंप्यूट होता है. तो अर्लियर मैकेनिज्म में क्या होता था, आपका सेल्स प्राइस अगर 224 है तो बी को भी 224 से स्टार्ट करना पड़ता, बिकॉज आईटीसी वाज नॉट अवेलेबल. एंड अगर आईटीसी वाज नॉट अवेलेबल, 224 में 76 का एडिशन किया तो 300 पे आप जीएसटी कंप्यूट करते थे, नॉट जीएसटी, सॉरी एक्साइज ड्यूटी कंप्यूट करते थे. तो 300 पे एक्साइज ड्यूटी आता 36, सो दैट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स व्हिच इज पेएबल बाय यू. अभी एज अगेंस्ट दैट हमें जीएसटी मैकेनिज्म में देखना है कि जीएसटी में टैक्स कंप्यूटेशन किस तरीके से होगा. तो जीएसटी में टैक्स कंप्यूटेशन होगा इस तरीके से, जहां पे आपको टोटल वैल्यू पे जीएसटी निकालना है. तो 200 पे 12% आएगा 24, एंड सेलिंग प्राइस होगा 224. तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस वोंट बी 224, इट विल बी जस्ट 200, बिकॉज 24 का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है. तो हम लोग वैल्यू एडिशन जो 76 का था वो सिर्फ 200 में करेंगे, नॉट ऑन 224. सो यहाँ पे आप बेसिक डिफरेंस देख सकते हो, ये 224 है, ये 200 है, एंड अकॉर्डिंगली आपको जीएसटी चार्ज हो रहा है. तो वैल्यू एडिशन भले ही सेम है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी चार्ज होगा सिर्फ 276 पे. तो एक तो जीएसटी का अमाउंट भी कम हो गया, 36 के जगह पे यू आर कंसिडरिंग 33.12, एंड जो टोटल प्राइस है दैट इज 336 प्राइस है, वो कम होके कितना कम हुआ, इट वेंट डाउन टू 309. सो ऑब्वियसली द कस्टमर इज हैप्पी एंड द बिजनेसमैन इज हैप्पी, बिकॉज यहाँ पे उसको 36 का टैक्स पे करना पड़ता, यहाँ पे उसको 33.12 माइनस 24, तो ओनली 9.12 का जीएसटी भरना पड़ेगा. एंड 9.12 भी कैसे आया, तो 9.12 इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन. आपका वैल्यू एडिशन 76 का है, तो 76 पे आप 12% कंप्यूट करोगे तो वो आएगा 9.12. सो दैट इज द क्रक्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से एक तो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन प्राइस बच जाता है, दूसरा जो रजिस्टर्ड पर्सन उसका टैक्स लायबिलिटी कम होता है. सो दीज आर द मेन एडवांटेज फॉर द बिजनेसमैन एंड द कस्टमर. ऑलराइट. अभी ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए हमें अभी देखना पड़ेगा ये डेफिनेशन. ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया, व्हाट इज इनपुट सर्विसेज, व्हाट इज इनपुट टैक्स, ये सब अपने क्विकली ग्लांस थ्रू कर लिया तो भी इट इज ओके. जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये तो सब पॉइंट्स आपको याद रहेगा.
अभी हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज एलिजिबिलिटी फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। हाँ, अभी एलिजिबिलिटी फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाँ, ये कैसे आएगा? तो उसके लिए कंडीशंस है, तो वो कंडीशन हमें चेक करना पड़ेगा कि वो कंडीशन क्या क्या है। तो पहला कंडीशन है, every registered person shall subject to such conditions and restrictions as may be prescribed in the manner specified in section 49 be entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business, and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person. हाँ, so that means उसको क्या करना पड़ेगा? That amount should be charged in an invoice. So that separate invoice has to be there. Secondly, that invoice has to mention the amount of GST correctly, and he is supposed to charge, he is supposed to collect, and he is supposed to deposit. तो जब भी ये प्रोसीजर कंप्लीट होगा फ्रॉम द सप्लायर्स पर्सपेक्टिव, देन रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर द क्रेडिट। तो क्रेडिट कितने का मिलेगा? जितना टैक्स इनवॉइस पे अमाउंट मेंशन किया है एंड एलिजिबल सप्लायर ने जितना जीएसटी चार्ज किया उतना आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल होगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इधर। एग्जाम्पल नंबर 1, Mr. K of Calcutta sold taxable goods to C of Chennai. Mr. इधर C कर दो, Mr. C being the buyer of the goods is eligible to take IGST as credit on purchases based on the tax invoice of Mr. K of Calcutta. अभी यहाँ पे क्या होगा देखो प्रोसीजरल वाइज। पहला स्टेप क्या होगा? मिस्टर के विल अपलोड डिटेल्स ऑफ ऑल टैक्स इनवॉइसेस इन GSTR1। तो GSTR1 में के क्या करेगा? पूरा डिटेल्स ऑफ टैक्स इनवॉइसेस सबमिट करेगा। देन these details will be auto populated in Mr. C's invoice। मतलब सपोज के ने इनवॉइस रेस किया 1 लाख का, तो 1 लाख पे 18,000 जीएसटी रहेगा, तो 1,18,000 का वो बिल रेस करेगा। फिर के उसके GSTR1 में रिटर्न में दिखाएगा कि मैंने 1 लाख का इनवॉइस सी पे रेस किया, उसके ऊपर 18,000 जीएसटी लगा। अभी जैसे ही के ये रिटर्न सबमिट करेगा, सी के GSTR2A में 2A इंडिकेट करता है कि दूसरे लोगों ने तुम्हारे नाम पे कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिकॉर्ड किया है। तो आपके नाम पे आईटीसी रिकॉर्ड होगा 18,000 का, एंड दैट विल बी ऑटो पॉपुलेटेड, ऑटोमेटिकली वो पॉपुलेट होगा। मतलब वहां पे मेंशन होगा कि 18,000 का आपके नाम पे आईटीसी है। इफ यू एग्री टू दैट, देन यू आर एलिजिबल फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब अमाउंट आपके बिल अमाउंट से मैच कर रहा है, तो हम लोग ऑब्वियसली वो अमाउंट कंसिडर करेंगे एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। So Mr. C then accept the details of the purchases, and if at all there is any mistake, then that mistake will be corrected, and subsequently the tax on purchases will be credited to electronic credit ledger of Mr. C, and he can adjust against the output liability. So that means ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा, and this amount would be used for paying the output liability. तो सपोज मिस्टर सी का आउटपुट लाइबिलिटी है 25,000 का, तो 25,000 के सामने वो 18,000 का क्रेडिट क्लेम करेगा एंड बैलेंस अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, अभी यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी हम लोग किस तरीके से करेंगे? शशि पढ़ो ये पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। हाँ सर। सर आवाज आ रहा है क्या मेरा? यस आ रहा है। हाँ, utilization of ITC, inward supply, outward supply and remarks. For inward supply, ITC of CGST, outward supply there is 3 categories: CGST, SGST and IGST. For CGST, ITC of CGST is allowed. For SGST it is not allowed, and IGST it is allowed. The remark is first CGST, next IGST, in that order. ITC of SGST is not allowed for CGST
and it is allowed for SGST and IGST. And the remark is first CGST and next IGST in that order. ITC of IGST is allowed to CGST as well as SGST and IGST. Remark is with the effect from 1st April 2019, Section 49A of CGST Act 2017, read with the Rule 88A of the CGST Rules 2017. IGST credit can be adjusted equally between CGST and SGST or any other proportion at the discretion of the अभी यहाँ पे तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, इक्वल प्रोपोर्शन और एनी अदर प्रोपोर्शन ऑफ द एसएससी है। तो डिपार्टमेंट ने आपको परमिशन दे दिया कि आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ऑन आईजीएसटी दैट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स एनी ऑफ देम। अभी प्रायोरिटी आपका क्या रहेगा, आईजीएसटी का क्रेडिट हम लोग आईजीएसटी का क्रेडिट हम लोग पहले किसके सामने यूज करेंगे, आईजीएसटी के सामने यूज करेंगे। इज देयर एनी लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस? थोड़ा कुत्ते भौंक रहे हैं। ओके, आईजीएसटी का क्रेडिट पहले हम लोग आईजीएसटी के सामने यूज करेंगे एंड फिर जो बचा हुआ क्रेडिट है उसको हम लोग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के सामने एनी प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हैं। अभी एनी प्रोपोर्शन मतलब द प्रोपोर्शन विच विल बेनिफिट यू, उस प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, वो क्रेडिट को यूज करेंगे। अब ये डिसाइड कैसे होगा, तो पहले क्या प्रायोरिटी था, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा कि आपको ये प्रोसेस मतलब ये स्टेप्स में आपको क्रेडिट यूज करना है, लेकिन अभी प्रायोरिटी क्या है देखो, okay, IGST not apportioned under subsection 1 and 2 of section 17 to be apportioned equally among CGST and SGST or union territories on ad hoc basis. So there is no compulsion कि equally करना है या specific percentage में करना, आप किसी भी percentage में उसको कर सकते हैं। Section 17 of the IGST Act prescribes the provisions for such apportionment of IGST and settlement of funds between central and the state government. Subsection 1 and 2 of 17 provides that apportionment of IGST between CGST and SGST in respect of these supplies where ITC cannot be availed and thus the tax revenue finally accrues the exchequer. तो अल्टीमेटली पहले क्या होता था, जहां पे अभी आपको ऊपर आपने देखा कि सीजीएसटी का क्रेडिट हम लोग एसजीएसटी के सामने या एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के सामने नहीं ले सकते, तो उसमें आपका नुकसान हो जाता था। तो अभी व्हाट डिपार्टमेंट इज सेइंग, सो फर्स्ट आप आईजीएसटी को अपोर्शन कर दो एंड देन यू डिसाइड हाउ टू एडजस्ट द क्रेडिट ऑफ रेस्ट ऑफ द सेम। तो पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, द क्रक्स ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स इज आपको स्टेप्स क्या फॉलो करना है। फर्स्ट आपको आईजीएसटी का क्रेडिट एडजस्ट करना है, मतलब पहले आपको आईजीएसटी का क्रेडिट लेना है एंड उसको आईजीएसटी के सामने यूज करना है। इफ देयर इज बैलेंस credit in IGST, then such credit should be first adjusted against CGST or SGST मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्रेडिट है आईजीएसटी का क्रेडिट है पहले आईजीएसटी के सामने यूज करेंगे एंड वो यूज करने के बाद अगर आईजीएसटी का क्रेडिट बच गया तो हम लोग क्या करेंगे, आईजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी
या फिर SGST के सामने एनी प्रोपोर्शन में एडजस्ट करेंगे। ऑलराइट, अभी ये पूरा यूज होने के बाद देन यू कैन एडजस्ट CGST क्रेडिट अगेंस्ट CGST। एंड अगर ऐसा हुआ रहेगा कि CGST में क्रेडिट बाकी है, हाँ, एंड IGST का लाइबिलिटी पेएबल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, अगर ये पहला वाला हो गया, मतलब सेकंड हो गया, तो ऑब्वियसली आपका IGST का लाइबिलिटी तो पूरा निकल गया। लेकिन अगर फर्स्ट के बाद आपने सीधा थर्ड स्टेप ले लिया, मतलब आपका IGST का लाइबिलिटी ही ज्यादा है IGST के क्रेडिट से, तो फिर क्या होगा? हम लोगों को CGST यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले CGST के सामने यूज करेंगे एंड देन CGST क्रेडिट देन सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। SK आर यू गेटिंग दिस? तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो आपको पता चलेगा। ध्यान दो सब लोग। अभी लाइबिलिटी कैसे एडजस्ट करेंगे मुझे बताओ। पहले IGST करेंगे। ये में से 25,000 पूरा मिल जाएगा। लाइबिलिटी है 25,000 लेस ITC। किसका ITC यूज करेंगे? IGST तो यहाँ पे नेट कितना बचेगा? डू यू एग्री? सर 12,500 येईल ना? किधर? CGST SGST मध्ये नहीं नहीं, रूल क्या है? पहले किसका क्रेडिट यूज करना है? IGST क्रेडिट अगेंस्ट IGST, नाही फिर सर म्हणजे IGST क्रेडिट 25 को चा हाफ नील केलेला कर तुम्ही. देना है, उसके बाद आपको C&S को इंट्रोड्यूस करना है। आर यू गेटिंग दिस? सर तुम्ही 25 चा हाफ केलाय ना CGST SGST मध्ये? नहीं अच्छा नहीं नहीं, दैट इज जस्ट अ लाइबिलिटी, मंथली लाइबिलिटी। ओके नहीं नहीं, उसका कुछ हाफ वगैरह ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझा? यस सर. यस। अभी ये जो 13,000 है, ये जब तक नील नहीं होता तब तक CGST SGST का क्रेडिट यूज नहीं करने का। अभी ये 13,000 में कैसे यूज करूंगा?
पहले किसके सामने? CGST किधर एडजस्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा? सीजीएसटी के सामने या एसजीएसटी के सामने? CGST सीजीएसटी, राइट। CGST. क्यों? क्योंकि उधर क्रेडिट कम है। यस, एसजीएसटी को ऑलरेडी क्रेडिट है ही 13,000 का। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये आईटीसी यूज करते हैं, आईजीएसटी यूज करते हैं अगेंस्ट सीजीएसटी, करेक्ट। तो 12,000 यूज कर दिया, तो सीजीएसटी का लायबिलिटी कितना हो जाएगा? नील हो जाएगा। डू यू एग्री? एंड और क्या करना पड़ेगा? फिर भी आईजीएसटी का क्रेडिट कितना बाकी है? 1500। आईजीएसटी 1000 का। आर यू गेटिंग दिस? 13,000 का निगेटिव है, मतलब 13,000 का क्रेडिट बाकी है। 12 यूज कर दिया तो कितना बचेगा? 1000 1000, राइट। तो ये सर ते 1000 त्याच्यातच हे केलं का ऍडजस्ट केले का? काय? 500 जे क्रेडिट होतं सीजीएसटीचं ते नाही नाही नाही, आपण सी मी काय सांगितलं, रूल क्या है, पहले आईजीएसटी को 0 करना है। आईजीएसटी 0 हुआ क्या? नाही। नहीं, तब तक आपको आईजीएसटी को यूज करना। जैसे आईजीएसटी 0 होगा उसके बाद हम लोग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का क्रेडिट लेंगे। दैट डजंट मीन सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट चला जाएगा, स्टिल दैट इज अवेलेबल। ओके सर। वो 500 रुपए आपको मिलेगा, लेकिन यूज करने का चांस ही नहीं मिला, तो वो क्रेडिट को हम लोग क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ओके सर। ओके, तो अभी नेट कितना बचेगा मुझे बताओ, ये सब एडजस्टमेंट के बाद। आईजीएसटी 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये होगा 11,000, इसके सामने लेस एसजीएसटी अगेंस्ट एसजीएसटी, लेस अभी सीजीएसटी अगेंस्ट सीजी। ये नहीं दिखा तो भी चलेगा, बट आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूं। तो नेट पेएबल और $500 and 2000। यस, इधर आएगा 500 एंड इधर आएगा 2000। दैट मीन्स आपका 2000 का एसजीएसटी का क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होगा एंड 500 का सीजीएसटी का क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। यस, वेरी वेरी क्लियर एवरीवन। यस सर। Yes, sir. ठीक है, हाँ, ये लिख लो। फिर हम लोग देखते हैं कि अगर आईजीएसटी का क्रेडिट ये अभी ज्यादा था ना, तो सपोज ये 18,000 ही रहता तो क्या होता, तो वो हम लोग देखते हैं। हाँ, बट पहले आप ये लिख लो। म्हणजे सर आयजीएसटी ला फर्स्ट प्रेफरन्स द्यायचा। हाँ, आईजीएसटी शुड बी फर्स्ट प्रेफर्ड, उसको नील करके फिर आगे का क्रेडिट हम लोग यूज करते जाएंगे। एंड इसका रीजन है आईजीएसटी को क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं। देखो, आईजीएसटी इज यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल, वो आई के सामने भी एडजस्ट होता है, सी के सामने भी एडजस्ट होता है, एस के सामने भी एडजस्ट होता है। Are you यस getting सर। this? हाँ, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ये अमेंडमेंट लाया कि आईजीएसटी का क्रेडिट हम लोग किसी के भी सामने यूज कर सकते, तो उसको पहले यूज कर दो, उसको नील कर दो, फिर आप बाकी केसेस पे। सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि अगर आईजीएसटी का क्रेडिट ही जो लायबिलिटी उससे कम हो सकता है ना? वही मैंने बोला, वो हम लोग केस देखते हैं, बट पहले आप ये लिख लो, फिर हम लोग वो केस देखते। वो होगा, वैसे ही हो सकता। आप पहले ये लिख लो, फिर हम लोग वो केस देखते। हाँ सर।
सर बोलो। वो बराबर से विजिबल नहीं हाँ है, हाँ हाँ स्क्रीन हाँ, में मर्ज हो गया। अभी अभी दिख रहा है बराबर? हाँ 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 सर। वो क्या है, वो ये निकाल दिया ना ये। आपको ये इधर एक ये दिखता है, पट्टी दिखता है इधर। इधर माउस दिख रहा है? हाँ, हाँ ये कर्सर साइड, दिख रहा है। ये साइड पट्टी दिख रहा है कुछ? राइट साइड में। दिख रहा है ना? यस। हाँ, तो ये निकाल दिया ना मैंने, अगर निकाल दिया तो फिर वो चला जाता है।
हो जाएगा तो मुझे बताओ। हाँ डन सर। सबका हो गया? यस सर। हाँ सर। यस। ओके, अभी सम में हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं। अभी क्या होगा कैलकुलेशन में चेंज, बताओ। पहले 18,000 पूरा यूज करेंगे। यस, फिर नेट लायबिलिटी बचेगा। यस। करेक्ट। अभी क्या होगा, हम लोग आईजीएसटी का क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। अभी क्या करना पड़ेगा आपको, सीजीएसटी क्रेडिट यूज करेंगे अगेंस्ट सीजीएसटी। कितना है? 5। एंड एसजीएसटी अगेंस्ट एसजीएसटी। जीएसटी 13,000। एसजीएसटी का Sorry, sorry. 1,000 रिमेनिंग। So नेट अभी कितना बचेगा? 7,000, 11,500 एंड -1,000। अभी -1,000 जो है वो हम लोग किसके सामने यूज कर सकते हैं? कैन आई यूज इट अगेंस्ट सीजीएसटी? आईजीएसटी। आईजीएसटी, यस। अभी आपको समझा कैसे क्रेडिट यूज करना है? एसजीएसटी, देखो प्रायोरिटी क्या था, एसजीएसटी पहले एसजीएसटी के सामने यूज करना है, फिर बचा तो आईजीएसटी के सामने। वो हमने टेबल में देखा था, याद है? यस सर। किधर गया? देखो, एसजीएसटी फर्स्ट, एसजीएसटी एंड देन आईजीएसटी। हाँ, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पहले
ये ऐसा क्यों दिख रहा है? हाँ हाँ, लेस SGST अगेंस्ट IGST, तो यहाँ पे लेस 1000, 6,000. तो नेट पेएबल 6,000, 11,500 and 0. 0. गॉट इट? तो IGST का कम रहेगा तो पहले IGST यूज करो, फिर C&S यूज करो, एंड देन जो भी एक्सेस बचा रहेगा वो हम लोग IGST के सामने क्लेम कर सकते हैं। ऑल राइट, Yes, sir. यस, लिख लो अभी।
हो गया? Yes, done. Yes, sir. क्लियर कर दूं? हाँ. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि आईटीसी कैसे क्लेम करना है. यस. Yes. हाँ अभी सर. नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो हमें सीखना है दैट वेदर द आईटीसी शुड बी अवेलेबल फॉर गुड्स और सर्विसेज. Earlier mechanism, that is when VAT and service tax was there was a problem that credit of service tax was not available against VAT, and VAT credit was not available against service tax. So that was a problem. But now, against goods, you can avail credit of services as well as goods, and against goods, you can avail services of credit of services and goods also. That means you are eligible for taking credit for goods and services both. So there is no problem that goods के सामने किस किस का credit लेने का, हम लोग दोनों का credit ले सकते हैं. ITC for goods as well as ITC for services. One more aspect, पहले capital goods के लिए मतलब capital assets के लिए credit का conditions था that credit for capital goods was not completely available. But now with the introduction of GST, that problem or that barrier also has been removed, that you can avail the ITC for capital goods as well as regular goods. तो that means मैंने अगर मशीनरी परचेज किया उसका भी हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं. Only thing is, as far as capital goods, there is one condition that the depreciation should be calculated on the value excluding the cost of GST. अगर वो कंडीशन फुलफिल हो गया तो आप लोग मशीनरी के ऊपर का जो जीएसटी है उसका भी क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं. हाँ, अभी मैंने जो पॉइंट बोला वो क्या था, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. लेट अस से मशीनरी मैंने परचेज किया 20 लाख, उसके ऊपर जीएसटी है एट द रेट ऑफ 18%, बराबर. तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? अभी मुझे सोच के बताओ, डेप्रीसिएशन किस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे? मशीनरी का ओरिजिनल अमाउंट दैट इज 20 Cost. lakhs. Cost पे. That means if depreciation is taken on or is calculated on 20 lakhs, ITC is available, and if the depreciation is calculated on 23,60,000, then ITC is not available. Clear? Are you understanding this? रीजन समझ में आ गया आपको कि डेप्रीसिएशन अगर मैं क्रेडिट लेता हूं, हाँ, तो इफ आई एम टेकिंग क्रेडिट, दिस इज नॉट अ कॉस्ट. तो अगर ये कॉस्ट नहीं है तो मुझे डेप्रीसिएशन किस पे निकालना पड़ेगा? 20 लाख पे निकालना पड़ेगा. तो मैं 20 लाख पे डेप्रीसिएशन लेता हूं तो मुझे आईटीसी मिलेगा. अगर मैं 23,60,000 पे डेप्रीसिएशन लेता हूं तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस, वेरी गुड. ये पॉइंट वापस आगे आएगा, बट सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल गुड्स, इसके लिए मैंने इसको कवर अप कर दिया. ये आपको अगर एग्जांपल लिखना है तो आप एक काम करो,
एक मिनट हाँ। सॉरी मुझे वो पॉइंट अभी मिल नहीं रहा है, आगे आएगा वो पॉइंट। आप चाहिए तो उधर ही नोट डाउन करके रखो कैपिटल गुड्स के इधर। ठीक है, एग्जाम्पल कैपिटल गुड्स के इधर लिख के रखो तो आपको याद रहेगा कि कभी आईटीसी लेना है एंड कभी नहीं लेना। हो जाएगा तो मुझे बता।
Sir, yes, ये जो आपने सेकंड नोट जो लिखा है ना, इट इज कैलकुलेटेड ऑन 23,60,000 वाला, तो ऐसा कोई कैलकुलेट करता है क्या? मतलब करते ऐसा होता है नॉर्मली हम आइडियली लोग नहीं होना चाहिए, हम्म, बट ऐसा करते हैं कोई कोई time। ओके, पर अगर आईटीसी नहीं मिलने वाला है तो लोग क्यों करेंगे? जानबूझ के डबल बेनिफिट क्लेम करने के लिए। ओके, समझा, डन सर. सर ते तुम्ही बोलत होते ना प्लांट अँड मशिनरीचं ते 338 वरती आहे. 338 वर आहे. ओके. सर, हो गया. हो गया, चलो क्लियर कर तू ये. Okay. Now let us move on to conditions for taking the input tax credit. Now these conditions are important, and in exams you can expect a theory question on this wherein you are asked to calculate what are the conditions for claiming input tax credit. So let us check one by one. Yes, अथर्व पढ़ो ये condition A से. हाँ सर. Is in a possession of a tax invoice or debit note issued by a supplier registered under this act or such other tax paying documents as may be prescribed. हाँ, मतलब आपको टैक्स इनवॉइस आपके पास होना चाहिए. इट इज लाइक अ टीडीएस सर्टिफिकेट. आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है तो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता. नेक्स्ट कंडीशन. B. He has received the goods and services or both. Explanation: for this purpose of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods where the goods are delivered by the supplier
to the recipient or any other person on the direction of such registered person, where whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either the way of transfer of documents, of title of goods or otherwise. Note: further explanation has been provided for section 16(2)(b) explanation wide CGST Amendment Act 2018 that for the purpose of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods, or as the case may be, services. First, where the goods are delivered by supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise. Second, where the services are provided by the supplier to any person on the direction of and on account of such registered person. इसका मतलब है, देखो, गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करना ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो दैट मीन्स अगर मैंने एडवांस पे किया रहेगा तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं होगा. हाँ, तो व्हाट इज नेसेसरी, जो मैंने इनपुट्स लिया है, वेदर इट इज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस और फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स, तो वो रिसीव हुआ होना चाहिए. अभी रिसीव्ड मतलब नॉट नेसेसरी मेरे हाथ में. अभी सपोज आई एम पुटिंग लाइक आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स टू मी. तो ऑब्वियसली I'll receive the goods. तो अगर मैंने गुड्स रिसीव किया तो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करूंगा. लेकिन अगर मैंने डायरेक्शन दिया कि गुड्स मेरे पास नहीं आना चाहिए, मेरे ब्रांच में जाना चाहिए, विच इज लोकेटेड इन सूरत, सो गुड्स भले ही सूरत में डिलीवर हुआ, लेकिन आई एम एलिजिबल फॉर टेकिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट बिकॉज द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड एज पर माई इंस्ट्रक्शन. हाँ, सो मैंने किसी दूसरे पार्टी का एड्रेस दिया या फिर एजेंट का एड्रेस दिया, या मैंने किसी को डायरेक्शन दिया कि ये गुड्स इधर इधर डिलीवर होना चाहिए, तो अल्टीमेटली किसी के पास भी गुड्स गया एज पर माई इंस्ट्रक्शन, एज पर माई मतलब एज पर द रेसिपिएंट्स इंस्ट्रक्शन, देन ही और शी इज लायबल फॉर इज एलिजिबल फॉर टेकिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट. तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिल जाएगा. देन C. Subject to provision of section 41, the tax of such supply has been actually paid to the government either in cash or through utilization of input tax credit admissal in respect of said supply. And D. अभी इसका मतलब क्या है कि taxes has to be paid. मतलब suppose X has raised an invoice on Y. हाँ, तो X ने Y के ऊपर invoice raise किया, तो X क्या दिखाएगा, तो इसका क्रेडिट किसको मिलेगा बताओ, X को मिलेगा या Y को मिलेगा? Y को सर. Y को मिलेगा, करेक्ट. बट उसके लिए कंडीशन क्या है, X should have paid taxes. अभी पेड टैक्सेस कैसे, तो X के लिए आउटपुट लायबिलिटी कितना है, 18,000 है, तो ये पे होना चाहिए लेस पेड थ्रू कैश. कैश लेजर, कैश लेजर मतलब मैंने एक्चुअली इसको पे कर दिया, या फिर अल्टरनेटिवली यू माइट बी टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑल्सो. तो ऐसा भी हो सकता है कि आउटपुट लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट में
क्रेडिट यूज करता हूँ, मेरे पास जितना क्रेडिट अवेलेबल है पूरा क्रेडिट यूज कर देता, हाँ, या फिर कॉम्बिनेशन, ऐसा भी हो सकता है थोड़ा क्रेडिट यूज किया, बैलेंस कैश यूज किया चलेगा, बट इट हैज टू बी पेड बाय द सप्लायर थ्रू कैश और क्रेडिट। हाँ, मतलब इधर कैश फॉर्मेट में या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन फॉर्मेट में एक तरीके से आपको क्या करना है, ये टैक्सेस को पे कर देना है। आर यू गेटिंग दिस? Yes. हाँ, एंड नेक्स्ट पॉइंट वाज द पार्टीज हैव फाइल्ड अ रिटर्न। अभी रिटर्न्स का हमने रूल देखा था, एक्स इज सप्लायर ऑफ गुड्स, तो एक्स को क्या करना है, जीएसटीआर 1 सबमिट करना है, तो जीएसटीआर 1 सबमिट करेगा एक्स, फिर 2B में, y के 2B में वो रिफ्लेक्ट होगा, सॉरी 2A में रिफ्लेक्ट होगा कि आपके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल है, फिर y क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, एंड वंस y एक्सेप्ट्स दैट, देन उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 18,000 का बैलेंस रिफ्लेक्ट होगा, फिर 18,000 का क्रेडिट y क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। आर यू गेटिंग दिस? Yes. ओके, हाँ, अभी इसमें और दो एडिशनल पॉइंट्स है विच इज नॉट गिवन एज अ कंडीशन बट एन एक्स्ट्रा पॉइंट। हाँ, तो जहां पे गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, कभी कभी कैसे होता है, मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ लेकिन सब गुड्स का डिलीवरी में एक साथ नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ पीरियोडिकली, हर एक महीने में मुझे 1-1 लाख यूनिट्स का सप्लाई करो, ऐसे 4 महीना आपको कंटिन्यू करना है। तो व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट, तो तभी मुझे क्रेडिट कभी मिलेगा, when receipt of last lot और receipt of last installment, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट में गुड्स आ रहा है, तो नॉट इन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बट इन फोर्थ इंस्टॉलमेंट यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। हाँ, क्यों? बिकॉज रूल क्या था, आईटीसी कभी अवेलेबल रहेगा व्हेन द कंप्लीट ऑर्डर इज रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर, देन यू आर एलिजिबल फॉर आईटीसी। तो जहां पे गुड्स लॉट्स में आ रहा है या फिर इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, तो जब भी आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा या लास्ट प्लॉट आएगा, तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। ऑलराइट, हाँ, अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ध्यान से पढ़ो। यस, अथर्व पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट। Sir. D. He has furnished the return under section 39, provided that where the goods against an invoice are received in lots of installments, the register person shall be entitled to take credit upon recipient upon receipt of the lost or installment. Provided further that where a recipient fails to pay to the supplier of goods or services or both, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability, along with interest thereon in such manner as may be prescribed. Provided also that the recipient shall be entitled to avail of the credit of input tax on payment made by him of the amount towards the value of supply of goods or services or both along with tax payable thereon. खालतं पण वाचू का सर नोट? हाँ, एक मिनट। हाँ, अभी ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड इसमें हमें एक पॉइंट कंसिडर करना है कि व्हाई दिस कंडीशन हैज बीन केप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, so this condition has been kept because many times it happens that a fake invoices are issued, मतलब मैं गुड सप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ, रिसीव मतलब पेमेंट भी रिसीव नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फेक इनवॉइस में एक दूसरे के ऊपर रेज करते हैं। आपने बहुत बार फ्रॉडुलेंट केसेस देखा रहेगा कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इनवॉइस मैं इनवॉइस सबमिट कर देता है एंड सामने वाला पार्टी उसका आईटीसी क्लेम करता है। अभी मैं फेक इनवॉइस तो इशू कर सकता हूँ लेकिन फेक पेमेंट तो रिसीव नहीं कर सकता।
इसके लिए कंडीशन डाला है कि 180 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट मिल जाना चाहिए। हाँ, किसको, मतलब अपने सप्लायर को पे करना चाहिए। एंड अगर आपने 180 डेज में सप्लायर को पे नहीं किया, उस केस में सॉरी आपको जीएसटी मतलब जो आपने आईटीसी क्लेम किया वो आईटीसी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, ए ने बी को गुड सप्लाई किया, तो बी इज सपोज टू मेक पेमेंट टू ए विद इन 180 डेज, एंड इफ ए इज मतलब इफ बी इज नॉट मेकिंग पेमेंट टू ए, देन आफ्टर 6 मंथ्स मैंने जितना आईटीसी क्लेम किया वो पूरा का पूरा क्या होगा, रिवर्स होगा। अब ये कंडीशन क्यों है, बिकॉज बेचारा सप्लायर है, उसको लाइबिलिटी कभी आता है जब भी उसने इनवॉइस रेज कर किया, उसको इमीडिएटली जीएसटी भरना पड़ता है। तो आपने भले ही उसको पेमेंट नहीं किया, लेकिन उसको तो जीएसटी भरना है डिपार्टमेंट को। तो unnecessarily there is a burden on the supplier to pay GST, and therefore department has contended that within 180 days you have to release the payment, and if you're not releasing the payment, then 180 डेज के बाद क्या होगा, आपका आपने जितना आईटीसी लिया है वो रिवर्स हो जाएगा। एंड सब्सिक्वेंटली लेट अस से आपने 9 महीने के बाद उसको पे कर दिया पार्टी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहला आईटीसी रिवर्स कर दिया था, तो दैट मींस एज गुड एज आई हैव नॉट टेकन द क्रेडिट। तो जब भी मैं वो पार्टी को पे करूंगा उस टाइम मुझे क्या करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस क्लेम कर देना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आज अगर मैंने सपोज 1 जैन को किसी से सर्विस लिया, तो उसको 180 डेज के अंदर मतलब 30 जून के अंदर अंदर मुझे उसको पे करना है। पे नहीं किया तो जून के रिटर्न में मुझे उसको रिवर्स करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज 6 महीना अभी हो गया फिर भी मैंने उसको पेमेंट नहीं किया। एंड सब्सिक्वेंटली सपोज नवंबर में मैंने उसको पे कर दिया, तो नवंबर में हम लोग दिखाएंगे कि नाउ आई एम एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट याद रखो, रिवर्सल करते वक्त 6 महीने के इंटरेस्ट के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिवर्स कर देना। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट पॉइंट है विच इज विद रेफरेंस टू इनवॉइस रूल्स। इनवॉइस रूल्स में उन्होंने इतना जो स्ट्रिंजेंट कंडीशन था इनवॉइस का वो उन्होंने हटा दिया। इनवॉइस में मेन पॉइंट्स रहेगा तो भी काफी है। मतलब मेन पॉइंट्स मतलब क्या आना चाहिए, एक तो बिल अमाउंट, देन जीएसटी अमाउंट, नेम ऑफ द सप्लायर उसका जीएसटी नंबर, नेम ऑफ द रेसिपिएंट उसका जीएसटी नंबर, एंड टाइप ऑफ गुड्स सप्लाइड और टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, ये एंड इनवॉइस नंबर सीरियली नंबर्ड, मतलब इनवॉइसेस हैज टू बी इशूड। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया, तो अगर बाय मिस्टेक कुछ डिटेल्स नहीं रहेगा इनवॉइस, फिर भी यू आर एलिजिबल फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब उन्होंने कोर एरियाज डिसाइड किया कि क्या क्या इनवॉइस में होना चाहिए जब भी आपको आईटीसी मिल सकता है। एंड अगर उसमें से कुछ चीज नहीं रहेगा तो फिर आपका क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑलराइट, देखो ये यहाँ पे वो पॉइंट आ गया, where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital of the goods and plant and machinery under the provisions of the act, input tax credit shall not be allowed। जो हमने अभी देखा था कि अगर आईटीसी क्लेम करना है तो टैक्स कंपोनेंट पे मतलब जीएसटी कंपोनेंट पे डेप्रीसिएशन कंप्यूट मत करो, एंड अगर डेप्रीसिएशन कंप्यूट किया तो आपका आईटीसी का बेनिफिट चला जाएगा। ओके, एंड अभी उन्होंने आपको टाइमलाइन दिया है कि अगर मैं कोई क्रेडिट आईटीसी क्लेम करना भूल गया तो मैं उसको कब तक क्लेम कर सकता हूँ। तो उसको क्लेम करने के लिए डिपार्टमेंट ने टाइम दिया है डिपार्टमेंट ने आपको टाइम दिया है कि a registered person shall not be entitled to take the tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains, or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। तो इसमें से जो अर्लियर पीरियड रहेगा तब तक हम लोग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे पीरियड क्या दिया, 2 डेट्स दिया है, वन इज टिल
नेक्स्ट ईयर सितंबर रिटर्न, मतलब फॉर एग्जांपल मैं 2021 में कुछ रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना भूल गया, तो मैं कब तक उसको क्लेम कर सकता हूँ? तो 2021 का एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट रहेगा 31 दिसंबर 21, उस दिन तक, या फिर जो मंथली रिटर्न जाएगा नेक्स्ट साल का, तो सितंबर मंथ का रिटर्न तक। हाँ, तो सितंबर मंथ का जो रिटर्न रहेगा मंथली रिटर्न सितंबर 2021, तो वो रिटर्न का ड्यू डेट है 20th ऑफ अक्टूबर 2021। सो इन शॉर्ट 20th अक्टूबर 2021 और 31st दिसंबर 21, whichever is earlier, ये डेट तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। एंड अगर ये डेट तक भी हमने आईटीसी क्लेम नहीं किया, तो फिर हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट क्या होगा, चला जाएगा। अभी ये सब कंडीशन उन्होंने, हाँ 30th अक्टूबर और 31st दिसंबर बोले ना आप? 20th अक्टूबर एंड 31st ऑफ दिसंबर। ओके। हाँ, लेकिन ये आप बोलोगे हमेशा 31st दिसंबर तो बाद में ही आएगा, ऐसा नहीं है। 31st दिसंबर बाद में आएगा, नो डाउट, बट दैट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। बट एनुअल रिटर्न में पहले भी फाइल कर सकता हूँ ना, लाइक इनकम टैक्स रिटर्न आपको 31st जुलाई ड्यू डेट है, राइट? हाँ। तो डज इट मीन एवरीवन फाइल्स ऑन 31st ऑफ जुलाई? हाँ, आपको क्या लगता है, हर एक जन 31st जुलाई को ही रिटर्न फाइल करता है क्या? नहीं। नहीं, वो पहले से भी करते रहेंगे। तो लास्ट डेट क्या है, 31st जुलाई है। हाँ। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको बेनिफिट दे देंगे, अदरवाइज दैट बेनिफिट विल नॉट बी गिवन। ऑलराइट, हाँ, तो अगर मेरा एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है 31st दिसंबर, बट मैंने अगर 31st जुलाई को ही रिटर्न फाइल कर दिया, एनुअल रिटर्न जीएसटी का रिटर्न, तो फिर मैं 30th अक्टूबर को, सॉरी 20th अक्टूबर को आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ क्या? जुलाई में उन्होंने भर दिया एनुअल क्या? रिटर्न फाइल कर दिया ऑलरेडी, हाँ, तो फिर नहीं। तो नहीं कर सकते, बिकॉज आपका डेट चला गया, हाँ। एनुअल फाइलिंग का डेट या फिर सितंबर के रिटर्न का डेट, विच एवर इज ऑब्वियसली अर्लियर। तो अगर मैंने एनुअल रिटर्न पहले ही फाइल कर दिया, तो फिर बाद में मैं सितंबर के रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं नहीं कर कर सकता। यस, हाँ, क्लियर है यहाँ तक? अभी आपको एक चार्ट में उन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया कि ये कंडीशंस एंड उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरीके से हमें कंसिडर करना। हाँ, सो कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी बाय रजिस्टर्ड पर्सन, पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। तो मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट है क्या, मतलब टैक्स इनवॉइस है क्या, या फिर डेबिट क्रेडिट नोट्स है क्या, नो, तो आईटीसी नहीं मिलेगी। यस, तो मुझे चेक करना है, हैव आई रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज, नो, आईटीसी गया। यस, चेक करना है, इज टैक्स एक्चुअली बीन पेड बाय आईटीसी और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू गवर्नमेंट, नो, आईटीसी चला जाएगा। yes, then I have to check filing of returns, have you filed a return on time or have you filed a return, no, ITC गया। हाँ, मतलब ये चारों में से कुछ भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कैंसिल आउट हो जाए। लेकिन आप ये सब कंडीशन फुलफिल करके आगे बढ़ गए, हाँ, तो यस रहेगा सबका आंसर। तो हमें चेक करना है, ITC विल बी अलाउड इन केस ऑफ गुड्स इन लॉट्स, देन लास्ट इंस्टॉलमेंट जब भी रहेगा तभी हम लोगों को आईटीसी मिलेगा। एंड अगर हम लोग पेमेंट की बात करें, जो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसको 180 डेज के अंदर पे होना चाहिए, पे नहीं किया तो आपका आईटीसी कैंसिल आउट हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज क्वांटम ऑफ क्रेडिट फॉर कैपिटल गुड्स। अभी आपको लगेगा कि ये इतना स्पेशल देने की जरूरत क्या है, बिकॉज अर्लियर टैक्स मैकेनिज्म में, मतलब सर्विस टैक्स के टाइम, देयर वाज अ कंडीशन दैट यू कैन take the input tax credit, you can take the input tax credit on the goods and services, means you can, sorry, you can take the input tax credit on goods which are stock in trade or which is capital goods, दोनों के लिए हमें पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन
सर्विस टैक्स के टाइम ऐसा कंडीशन था, मतलब जीएसटी में उन्होंने परमिशन दे दिया, आपका गुड्स रहे या कैपिटल गुड्स रहे, दोनों के लिए आईटीसी मिलेगा। लेकिन अर्लियर मैकेनिज्म में उन्होंने कंडीशन रखा, अगर आपने कैपिटल गुड्स लिया तो आपको 50% क्रेडिट फर्स्ट ईयर में मिलेगा एंड 50% क्रेडिट नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो भले आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऐसे प्रोविजन अर्लियर मैकेनिज्म में था। जीएसटी में अभी इजी कर दिया, जीएसटी में बोल दिया पूरा का पूरा क्रेडिट ले लो, उसमें कुछ भी हम लोग एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे। ओके, देन टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। तो हमने देखा कि टैक्स इनवॉइस में क्या क्या हो सकता है, तो मतलब जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स में हम लोग क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर, देन इनवॉइस इशूड अंडर रिवर्स चार्ज, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री, आईएसडी और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट नोट। All these documents are to be furnished at the time of filing of Form GSTR2 in accordance with 36(2) of the CGST rules. अभी ये एक important point, इसको mark करके रखो। No ITC shall be availed by a registered person in respect of any tax that has been paid in pursuance of any order where any demand has been confirmed on account of any fraud, willful misstatement or suppression of facts. हाँ? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कुछ इनवॉइस इशू कर दिया विच इज अ फ्रॉडुलेंट इनवॉइस, हाँ, तो उसके अगेंस्ट आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। भले ही मैंने इनवॉइस रेस किया, आपसे अमाउंट कलेक्ट किया, भले ही वो टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट भी कर दिया, लेकिन सिंस दैट ट्रांजैक्शन वाज a willful misstatement or you can say it was a suppression of fact or fraudulent activity, तो हम लोग उसका क्रेडिट कैंसिल आउट कर देंगे, तो वो अमाउंट आपके लिए एलिजिबल नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन एग्जांपल नंबर 3। क्विकली एग्जांपल नंबर 3 चेक कर लो, check example number 3।
देख लिया एग्जाम्पल नंबर 3? हाँ सर। हाँ सर। तो उसमें रूल क्या है, जहां पे आप फ्रॉडुलेंटली कुछ टैक्स क्रेडिट क्लेम करने चाहते हो तो वहां पे आपका टैक्स क्रेडिट क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ओके। इनपुट टैक्स क्रेडिट मे बी अवेल्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, कि ये डिटेल्स के बेसिस पे आपको क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज्ड, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमने देखा था वैल्यू ऑफ सप्लाई में, देन GSTIN ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट, दोनों का अगर नंबर वैलिड है तो आपको ITC मिलेगा, एंड लास्टली प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। तो जहां पे इंटरस्टेट सप्लाई है वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आर यू एलिजिबल टू टेक एनी टैक्स क्रेडिट और नो, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड सेपरेट। Okay, next is no credit when the tax is paid on advance receipt। ये तो हमने पहले ही देखा था कि रूल क्या है, आपको ITC मिलना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज मिलने के बाद। तो ऑब्वियसली अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिला तो आपको ITC नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। सेकेंडली व्हेन यू आर रिसीविंग द गुड्स, तो तभी क्या होता है, यू आर taking the goods from one place to another place, so there is a transport scheme or transport facility, so there is a possibility of loss during the transit। हाँ, अभी वो ट्रांजिट लॉस थोड़ा नॉर्मल हो सकता है, थोड़ा एबनॉर्मल हो सकता है। तो आपको देखना है कि वेदर देयर इज अ नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग और ड्यूरिंग द ट्रांजिट, अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड बी मेड अवेलेबल। अब इसका चार्ट यहाँ पे दिया है, तो ये चार्ट को मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट। लॉस ऑफ इनपुट्स, तो अगर प्रोसेस लॉस है तो आपको चेक करना है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। हाँ, तो कौन सा भी लॉस रहने दो आपको ITC मिलेगा, बिकॉज प्रोसेसिंग के टाइम अगर गुड्स लॉस हो गया तो डिपार्टमेंट डजंट डिसअलाउ द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो यहाँ पे आपको पूरा इनपुट टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। एग्रीड? लेकिन अगर ये लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट हुआ है, हाँ, तो इफ देयर इज लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट, देन सच लॉस will be considered or will be checked whether it is a normal loss or whether it is abnormal loss. If it is normal loss, then ITC is allowed, but if it is abnormal loss during transit, then input tax credit is not allowed। हाँ, तो इतना सब याद रखने से अच्छा एक सिंपल लाइन याद रख दो, input tax credit on abnormal loss during transit is not allowed as deduction। Simple। input tax credit on वापस बोलो, एक मिनट। input tax credit on ITC on abnormal loss during transit is not allowed। ITC on abnormal loss during transit is not allowed as deduction। Simple। So that means normal loss during transit allowed, abnormal and normal loss during processing allowed, ये सबका आपको क्रेडिट मिलेगा। सिर्फ क्रेडिट किसका नहीं मिलेगा, abnormal loss during transit। सिंपल। अभी इसके बेसिस पे एक सम देखते हैं हम लोग, देखे सम चेक करें। ये सम देख के फिर हम लोग रुक जाते हैं आज के लिए। सभी सर का लेक्चर रहेगा ना बाद में? हाँ सर। हाँ ठीक है। अभी एग्जाम्पल नंबर 4, यस आनंद पढ़ो। Messrs C Limited, Chennai, procured goods 10,000 kgs at the rate rupees 100 per kg from Messrs D Limited of Delhi. These goods came to Messrs C Limited of Chennai in following manner.
Date of dispatch 10th October. 2000 kgs dispatched on 15th November. Normal loss in transit 2 kgs. Abnormal loss in transit nil. Number of kgs 2nd November 5000. 20th November 5 kg normal loss nil. Abnormal loss. Number of kgs received is 4.995. 3rd December 3000 kgs dispatch. 1st January normal loss 1 kg. Abnormal loss 20 kgs. Number of kgs received 2979. So the point invoice shows 10,000 kgs and GST 18%. You are required to answer. Messrs. C Limited can avail the proportionate credit on 15th November and 20th November. Messrs. C Limited is eligible for input tax credit. If so, when? How much credit is allowed to Messrs. C Limited? अभी एक तो मुझे बताओ ये गुड्स क्या है, एक साथ मिला है क्या? नहीं, गुड्स आपको कैसे मिला है? इंस्टॉलमेंट में मिला, बराबर। तो क्रेडिट कभी मिलेगा? व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड, लास्ट लॉट इज रिसीव्ड। तो लास्ट लॉट आपको कभी रिसीव हुआ? 1 जैन को, तो आपको क्रेडिट कभी मिलेगा? 1 जैन को मिलेगा। डू यू एग्री? हाँ, yes. यस। हाँ, सेकेंड थिंग, ये क्रेडिट मतलब 15 नवंबर एंड 20 नवंबर को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये क्रेडिट पूरा का पूरा क्रेडिट कभी मिलेगा? 1 जैन को ही कंप्लीट क्रेडिट मिलेगा। अभी क्रेडिट में से मुझे बताओ, नॉर्मल लॉस का क्रेडिट आपको मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है। यस। हाँ, लेकिन एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट का क्रेडिट आपको नहीं मिलता, करेक्ट? तो इसका क्रेडिट आपका क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो 10,000 में से 20 kg का क्रेडिट गया, तो दैट मीन्स कितने kg का क्रेडिट आपको मिलेगा? 9980. 9,980। ऑलराइट, तो 9980 का आपको क्रेडिट मिलेगा। तो आप क्रेडिट कैसे कंप्यूट करोगे? 10,000 kg इंटू 100। हाँ, तो कितना आएगा अमाउंट? 10,000 10 lakh. 10 लाख। 10 लाख का 18% निकालो। 1,80,000। हाँ, 1,80,000। हाँ, तो 1,80,000 आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा, लेकिन उसमें से 20 का क्रेडिट गया, तो आपको कितने यूनिट्स का क्रेडिट मिलेगा? सॉरी, कितने केजीज का क्रेडिट मिलेगा? 9980। तो 9980 पे हमें क्रेडिट कंप्यूट करना है इंटू 100 इंटू जीएसटी का रेट है 18%। तो इंटू 18% जब भी हम लोग करेंगे तभी आपको एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। कितना एलिजिबल रहेगा? कैलकुलेट करो। 9980 into 1,79,640। 179,640 आ गया। तो आपको क्रेडिट कितना मिलेगा? जितना केजीज एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट है उसको छोड़ के बाकी सभी का क्रेडिट आपको मिलेगा। तो यू आर एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑफ 9,980 kgs into 100 into 18%. Are you understanding? हाँ. Yes. तो यहाँ ये एग्जाम्पल में हमने सीखा क्या? तो गुड्स लॉट ऑफ मतलब गुड्स जब भी लॉट्स में मिलेगा, इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, तो जब भी लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। एंड सेकेंडली जितना एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट है उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलता, बाकी सभी यूनिट्स का आपको क्रेडिट मिल जाए। Yes. यस, ऑलराइट। तो कैसे लग रहा है ये चैप्टर? ठीक लग रहा है? हाँ सर. Important है, but it is quite easy. You have to just remember the terms and conditions, and once you remember this, then it is easy for you to calculate. Okay. All right. तो आज के लिए हम लोग रुकते हैं, तो कल कंटिन्यू करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर। हाँ सर. 30 से आगे। सो कल 2:30 को मिलते हैं। ओके। Okay sir. बाय बाय। टेक ब्रेक। Bye sir. Bye, बाय sir. बाय। Okay, sir. Bye, sir.
बाय बाय, गुड डे।